हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग लेकर आ चुके हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का जबरदस्त संभावित पेपर 2024। यानी कि 2024 में आपका जो पेपर है वो किन किन क्वेश्चंस पर आ सकता है। यानी आज का जो हम यहाँ पर क्लास करने वाले हैं ना, इनको अगर आप कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है कि आज ही के क्लास से आपके एग्जाम में फंस जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संभावित पेपर है। तो आप लोगों ने देखा है कि पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने हिंदी के बहुत जबरदस्त मॉडल पेपर किए हैं। तो अगर आप लोग मॉडल पेपर मेरा देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको एक बात तो अच्छे से पता लग गई होगी कि पेपर आपका कैसे एग्जाम में आएगा, उनको हमें सॉल्व कैसे करना है, हमको कितना लिखना है कि हमको नंबर भी पूरा मिल जाए और एक भी नंबर ना कटे। तो बहुत सारे छात्र बहुत ज्यादा परेशान हैं और इसलिए परेशान रहते हैं कि सर हमको कुछ नहीं आता है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में इतने लोगों की बैक आ जाती है। तो बैक और फेल ये दो शब्द अगर आप मेरी क्लास कर रहे हो तो आपको दिमाग में नहीं लाना है, क्योंकि हम लोग यहां पर पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं कि 95% तक नंबर हम लोग कैसे लेकर के आए और आप किस तरीके से लेकर आ सकते हैं। उसके लिए आपको पढ़ना होगा, जी जान लगा के पढ़ना होगा। और अगर कोई बच्चा दिमाग में ये बैठाए है कि वहां पर जाएंगे हम नकल कर लेंगे, बगल वाले स्टीप लेंगे, आगे वाले स्टीप लेंगे, तो गलत फहमी में आप हो, क्योंकि जितना भी सेंटर आपका जाएगा वो सारे के सारे जीजीआईसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, कहीं पर पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आप जितना पढ़े रहोगे उतना ही आपके काम आने वाला है। तो पहले तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की मेरी सारी क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, कल से हम लोग साइंस के मॉडल पेपर, संभावित पेपर, गेस्ट पेपर कल से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग हिंदी का संभावित पेपर सॉल्व कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मेरी कल की या परसों की हिंदी की क्लास नहीं देखी होगी, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं यहां पे स्क्रीन पे। देखिए, मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं मौन वाचन में, सस्वर वाचन में, या फिर लेखन शिक्षण में, या फिर उपर्युक्त सभी। चलिए जल्दी से आंसर आप लोग बता दीजिए हमको। चलिए सभी लोग आंसर बताना शुरू करेंगे, जितने भी प्यारे साथी हैं। कोई भी लापरवाही नहीं करेगा मेरी क्लास में। मेरी क्लास में लापरवाह लोगों की बिल्कुल भी जगह नहीं है। आप लोग आराम से पढ़ने वाले, जिनको ये लगता है कि हाँ सर मुझे हिंदी में 25 में 23 प्लस तो लेकर आना ही आना है, टारगेट तो 25 में 25 है, लेकिन मैं झूठे वादे नहीं करता हूं क्योंकि मैं इलेक्शन में नहीं हूं। तो अगर एक दो नंबर आपके नहीं भी आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोगों का जो टारगेट है वो है सिर्फ और सिर्फ कितना, 25 में 23 से प्लस, यानी 23 से ज्यादा नंबर हमको लेकर आने हैं। ठीक है ना भाई मेरे। चलिए आंसर आना भी शुरू हो चुका है सभी लोगों का। कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है। तो देखो डी तो वही लोग बता रहे हैं जिनको किसी ने बता दिया था कि अगर तुम्हें कभी भी उपर्युक्त सभी दिखे तो वही मार दिया करो, वो तो तुक्का मार रहे हैं। देखो मांटेसरी विधि सिर्फ और सिर्फ लेखन शिक्षण के लिए है। आपको पता होना चाहिए, मैंने कल या परसों वाली भी क्लास में मैंने बताया था कि लेखन शिक्षण को सुधारने के लिए या लेखन शिक्षण की कई सारी विधियां थी, जिसमें मैंने एक आपको रेखा विधि बताई थी। ये नाम याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि लेखन शिक्षण की कितनी विधियां हैं या कौन कौन सी विधियां हैं, तो रेखा विधि आपको याद रखनी है। इसी के क्रम में आपको एक मांटेसरी विधि आपको याद रखनी है। इसी में एक आपको जो है पेस्टोलॉजी विधि याद रखनी है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। तो मांटेसरी विधि जो होती है वो आपकी लेखन शिक्षण से संबंधित होती है। समझ में आ गई बात। गुड इवनिंग गीता जी, सभी को गुड इवनिंग जितने भी लोग हैं। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बिल्कुल गर्दा मचा देना है एग्जाम में, बिल्कुल गर्दा मचा देना है। मतलब जब पूरी क्लास बैठ के सोच रही होगी कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, तो तुम मुस्कुरा कर इनके आंसर लगा रहे होंगे। और एग्जाम 1 घंटे का होता है, आप 50 मिनट के अंदर पूरा कॉपी वॉपी अच्छे से लिखकर बंद करके आराम से बैठ जाना, क्योंकि 50 मिनट के अंदर ही अंदर आप लोग पेपर को उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ये क्वेश्चन आप बताइए, अहि शब्द का अर्थ क्या है? सर्प, शार्दुल, नृप या भौरा? जल्दी से करें। गुड इवनिंग प्रियंका जी, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग यहां पर आंसर उड़ाना शुरू कर दिए हैं और सर्व कह रहे हैं कि अहि माने सर्प होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अहि माने सर्प होता है, अहि माने सांप होता है, भुजंग भी हम इनको कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भुजंग भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन, वाचन शिक्षण की विधि बताइए कौन सी है? संप्रेषण विधि है, अनुकरण विधि है, या फिर दोनों है? जी जल्दी जल्दी बताइए। जी बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, कोई लापरवाही नहीं करेगा। जी सही है, सही है, सही है, बहुत सही जा रहे हो आप लोग, बहुत सही जा रहे हो, एकदम से धुआं धुआं मचा देना है। चलिए ठीक है, तो सी आंसर ज्यादा लोग बता रहे हैं और सी इसका करेक्ट भी होगा, क्योंकि वाचन में संप्रेषण विधि भी होती है और अनुकरण विधि भी होती है। मैंने अपने ऐप वाली क्लास पे सबको अच्छे से बताया था, जो लोग नहीं पढ़े याद रखिएगा कि वाचन शिक्षण की दो विधियां हैं, संप्रेषण भी और अनुकरण भी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला, द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए। जी बहुत बढ़िया, 300 लोग लाइव हो चुके हैं और लाइक 100 भी नहीं है। इतना तो गंदा मैं नहीं पढ़ाता हूं जितना तुम लोग इसका रिस्पॉन्स कर रहे हो। जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी लोग, जितने भी प्यारे साथी हैं। जी लाइक कर दो, 300 से ज्यादा लोग हो और लाइक नहीं करो। मुझे पता है भूल गए हो आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने में, तो कर दो, थोड़ा मुझे भी लगे कि हाँ पसंद आ रही है क्लास। जी ठीक है, सभी लोग चौथे का डी बता रहे हैं, इनमें से सभी बता रहे हैं। अरे नाना ऐसा ना करो भाई। जी चलिए बहुत बढ़िया। जी करते रहो, कर डी की तो एकदम से बौछार लगा दिए हो आप लोग, डी की तो एकदम से बौछार लगा दिए हो। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है और पक्षी भी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मजा आ रहा है। ठीक है जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्या है हमारे पास। जी लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या होता है? मैंने बहुत अच्छे से आपको लिपि के बारे में बताया है कि लिखने की विधि को हम लोग लिपि बोलते हैं। अगर आपके एग्जाम में परिभाषा पूछ लिया जाए कि लिपि किसे कहते हैं, तो आप सिंपल सा लिख दीजिएगा कि लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। एक नंबर में पूछा जाएगा, तो देखो जो क्वेश्चन मैं करवाता हूं उसको जरूर ध्यान दीजिए, और जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूं वो भी ध्यान दीजिए। आपके एग्जाम में सीधा एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, लिपि किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि लिखने की विधि को ही हम लोग लिपि कहते हैं, और लिपि के विकास का जो प्रथम सोपान होता है वो आपका चित्रलिपि होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सभी लोग आंसर ए बता रहे हैं, सभी लोग आंसर ए बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जी बहुत बढ़िया। जी ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे से आंसर आ रहा है आप लोगों का। कुछ लोग कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। भैया और कैसा तुमको क्वेश्चन दिखाई देगा? बहुत बढ़िया। ठीक है चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, बढ़े आगे की तरफ। चलिए अब आपके बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो गए हैं। आपको पता है ना कि एग्जाम में 5 आपको बहुविकल्पीय मिलेंगे, 6 आपको अतिलघु उत्तरीय मिलेंगे और 7 आपको लघु उत्तरीय मिलेंगे। तो बहुविकल्पीय आपका खत्म हो चुका है। अब जल्दी से हमको ये बताओ कि कितने लोगों के 5 में कितने सही हैं। जल्दी से बताओ 5 में आपके कितने सही हुए हैं। ये किसी ईयर का पेपर नहीं है, ये अपने हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले कहीं प्रीवियस ईयर का पेपर रहा होगा तो सबको याद है। ये अच्छे नए क्वेश्चन है। बताइए 5 में कितने नंबर आपके सही हैं। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है गुड इवनिंग पवन जी। चलिए किसी के 5 में 5 सही हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, कोई बात नहीं। जिनके भी 3 हैं, जिनके भी 4 हैं, आपको परेशान नहीं होना है। हम लोग एग्जाम तक इतना जबरदस्त पढ़ेंगे ना कि 5 आउट ऑफ 5 आपके आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। चलिए अब आते हैं छठे क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन।
भ्रंग और विटप के दो दो पर्यायवाची लिखिए। अब आप लोग खुद सोचो, दिमाग पर जोर डालो कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन मान लीजिए आ गया तो तुम क्या लिखोगे। दिमाग पर जोर डालो कि क्या तुम भ्रंग के द्विपर्यायवाची और विटप के द्विपर्यायवाची तुम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। बहुत बढ़िया, जिनका भी आल करेक्ट है बहुत अच्छी बात है। जी देवकी जी बहुत बढ़िया, मजा आ रहा होगा ना क्लास में, मजा आ रहा है, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो। 400 लोग लाइव हो और लाइक आपका 200 भी नहीं पहुंचा है, हैं? इतना गंदा पढ़ाता हूं बताओ। लाइक कर दो सभी लोग, लाइक करने बोलो तो जैसे लगता है इनकी किडनी मांग ली हो। जल्दी जल्दी लाइक कर दो भाई मेरे। गुड इवनिंग आंचल जी। चलिए ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें आगे क्या है। तो देखो भ्रंग और विटप के दुई दुई पर्यायवाची लिखना है। अब देखो इनमें क्या लिखेंगे हम, देखो यहां पर देखो भ्रंग माने भौरा होता है, तो दुई दुई पूछा था, हम तीन तीन लिख देंगे। देखो मधुप होता है, भ्रमर होता है, भौरा होता है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया है, कई बार ये रिपीट भी हुआ है, ऐसा नहीं कि इस बार आ गया किसी ईयर में तो दोबारा नहीं आएगा। डीएलएड की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछे जाते हैं। जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। वहीं पर बिटप माने होता है पेड़, तो पेड़, पादप, तरु, वृक्ष, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सब के सब पर्यायवाची बिटप के होते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी आज की क्लास की, ठीक है। क्लास खत्म होने के कितने मिनट बाद, लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर आप लोगों को पीडीएफ दे दी जाएगी। समझ में आ गई बात जी? बहुत बढ़िया, मजेदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो डालो अपने दिमाग पर जोर। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, शब्द एवं पद से आप क्या समझते हो, तो क्या लिख कर आओगे बताओ जल्दी से। शब्द और पद से आप क्या समझते हो, यानी कि आपको बताना है कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। जी बहुत बढ़िया, जी सावित्री कह रही शिक्षण अधिगम सर जरूर करा दीजिए मेन टॉपिक्स। मैं शिक्षण अधिगम का टेस्ट करवाऊंगा, ठीक है। टेस्ट क्या, मॉडल पेपर, 4 से 5 मॉडल पेपर करवाऊंगा, और अगर भगवान ने चाहा तो उसी से क्वेश्चन फंस जाएंगे, परेशान न होइएगा, ठीक है। तो शिक्षण अधिगम मैं अभी नहीं करवाऊंगा, शिक्षण अधिगम के लिए मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि शिक्षण अधिगम का जब मॉडल पेपर करवाऊंगा तो उसके लिए मुझे 2 घंटे का टाइम चाहिए, और अभी मेरे पास 2 घंटे का टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि मैं 7 बजे तुम्हारी क्लास करवा रहा हूं, उसके बाद 9:30 बजे ऐप पर भी क्लास चल रही है इस टाइम एसएसटी की। तो जब ऐप वाली क्लासेस कुछ कम हो जाएंगी तब हम लोग 2-2 घंटे की क्लासेस हम लोग यहां पर करेंगे, जिसमें हम लोग एसएसटी का मॉडल पेपर करेंगे, बाल विकास का मॉडल पेपर करेंगे, शिक्षण अधिगम का मॉडल पेपर करेंगे, क्योंकि ये तीनों क्या है 2-2 घंटे के पेपर होते हैं ना भैया। चलिए ठीक है, ठीक है, सभी लोग लिख रहे हैं अपना अपना आंसर। अब हम देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। देखो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद कहते हैं। यानी कि अगर पद और शब्द अगर पूछा जाए तो सिंपल तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को हम पद या छंद कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए, फिलहाल छंद तो नहीं पूछा जाएगा, अगर पद आपसे पूछा, क्योंकि छंद है नहीं आपके सिलेबस में, अगर उसने कह दिया पद किसे कहते हैं तो आप सिंपल तरीके से बताइएगा कि कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को हम पद कहते हैं। एक बार बताओ आंसर कर ले जाओगे एग्जाम में क्वेश्चन, की नहीं कर पाओगे? देखो भाई मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूं ना जो एकदम से समझ लो कि आना ही आना एग्जाम में है, संभावित प्रश्न है, इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, पद या छंद कहते हैं। क्लियर है भाई मेरे? ऑल ओके, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सब कुछ जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये जो आपके 3 होते हैं 50-50 नंबर, बहुत अच्छे से स्कोर करवाते हैं एग्जाम में।
देखो 25 नंबर वाले जितने भी हैं, मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो हार्ट बीट बढ़ती है वो 25-25 नंबर वाले होते हैं, क्योंकि जितने डेंजर सब्जेक्ट हैं वो सब 25 नंबर वाले हैं, चाहे मैथ है, चाहे संस्कृत है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे हिंदी है, और चाहे आप क्या कर लोगे, हाँ बस हिंदी, चार सब्जेक्ट, और एक आपका कौन सा बच रहा है, विज्ञान। ये 5 सब्जेक्ट एकदम डेंजर वाले हैं, इन्हीं में सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं अटकते हैं। तो आपको अटकना नहीं है, आपको इन सब्जेक्ट्स को उठा के पटकना है एग्जाम में। समझ में आ गई बात? चलिए, तो इनसे तो अपना साख बचाना है, लेकिन 50 नंबर से आपको अपना नंबर इंप्रूव करना है परसेंटेज के लिए। भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। समझ में नहीं आया क्वेश्चन ना, इसीलिए तो लाए थे कि तुमको समझ में ना आए तभी तो हम बताएंगे आंसर। जी भैया, जी भैया, इतनी गर्मी में पढ़ा रहे हैं लेकिन तुम कंजूस लोग ना, एक लोग भी लाइक नहीं कर रहे हो। सिर्फ हमारे प्यारे 217 लोगों ने अभी तक लाइक किया है, 237 लोगों ने, सॉरी, बाकी सब बैठे हैं, कह रहे हैं सर जी चिल्ला रहे हैं फालतू में। चलो ठीक है, टाइम नहीं लेंगे। 4 दक्षताएं कौन कौन सी, सुनो ध्यान से। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि भाषा की 4 दक्षताएं बताइए, पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना, ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपकी 4 दक्षताएं हो जाएंगी। ठीक है ना भाई मेरे, ठीक है ना भैया जी? 237 लोग जो लाइक किए हैं यही हमारे करेजा हैं, एकदम प्योर वाले। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना, यही हमारी 4 दक्षताएं। आप जल्दी से बताओ, उड़ा दोगे एग्जाम में कि नहीं उड़ा दोगे? पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना, अगर 4 दक्षताएं पूछेगा तो बता ले जाओगे। पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना, ये हमारे पास 4 दक्षताएं होती हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना भाई मेरे, लेकिन अगर तुमको नहीं आता, सीधा क्लीन बोल्ड करते हैं क्वेश्चन। और अगर इन क्वेश्चन तुम क्या लिख दोगे, बना के इसमें कुछ लिख सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनमें तुम बना के कुछ नहीं लिख पाओगे, एग्जैक्ट आंसर आपको देना होता है। और यही एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि डीएलएड में छात्र बेवकूफी करते हैं और फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपको आंसर एग्जैक्ट लिखना है। अब अगर तुमको 4 दक्षताएं पूछना है तो वो, और हमेशा एग्जामिनर याद रखिएगा, बहुविकल्पीय पर सबसे वो सारे क्वेश्चन को पढ़ेगा, अति लघु उत्तरीय का वो हर एक आंसर पढ़ेगा। और अगर तुमने बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय तुमने अच्छे से सही कर लिया, भाई 11 नंबर होता है, अगर तुमने 11 में 8 से ऊपर सही कर दिया तो याद रखिएगा कि तुम्हारा जो आपका लघु उत्तरीय होगा ना, उसको एग्जामिनर पढ़ता भी नहीं है। उनको बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय में पता लग जाता है कि छात्र की औकात क्या है, ये पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है। पता लगा बहुविकल्पीय में 5 क्वेश्चन है, 5 में 5 गलत, बस एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये भैया हाँ एकदम से क्यों मंद बुद्धि। और फिर वो क्या करेगा कि तुम आगे कितना अच्छा लिखोगे, वो ऐसे 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 पेन चलाएगा, सब काट कूट के तुमको 3 नंबर दे देगा। समझ में आ गई बात? तो ये मतलब ये हम नहीं करें कि इसमें एग्जामिनर की गलती है। हम लोग भी अगर कभी टीचर बनते हैं, हम लोग भी अगर कॉपी चेक करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये समझ जाते हैं कि इस बंदे के अंदर कितना दम है। समझ में आ गई बात? जैसे कहा नहीं जाता है कि कोई इंसान 2 मिनट भी आपसे बात कर लेगा तो तुमको समझ में आ जाएगा कि इस बंदे की नेचर कैसा, ये बंदा है कैसा। समझ में आ रहा है ना? सेम वही चीज एग्जामिनर भी करता है। तो अब तुम अगर बहुविकल्पीय या लघु उत्तरीय को खूब गलत करके चले आओगे तो तुम लघु उत्तरीय में लिखे रहो, अब वो तुम्हारा वहां पूरा आधा पन्ना मामला पड़ेगा, तुरंत ऐसे घींचा घांची करेगा, 0 नंबर देगा और बढ़ेगा आगे की तरफ। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय आपको अच्छे से पढ़ना है। और जितना मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे ऐप पर पढ़ा रहा हूं, चाहे यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, दोनों जगह पर अगर तुम चीजें पढ़ रहे हो, मैंने गारंटी आपको दे दिया है कि 5 में 5 आपका मेरे पढ़ाया फंसेगा, 5 में 5 अति लघु उत्तरीय मेरा पढ़ाया फंसेगा। यानी अगर 10 नंबर का 11 नंबर का अगर आपके अति लघु उत्तरीय बहुविकल्पीय आ रहा है तो मैं 11 तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन 10 नंबर की मेरी गारंटी है, मेरे पीडीएफ से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ये देखो, भाषा के कितने रूप हैं? तो कुछ ज्यादा ही चमक रहा है ये क्वेश्चन, तो भैया तो बहुत ही तगड़ा चमक रहा है। चलिए, किसी को टेंशन नहीं लेना, परीक्षा वीर के किसी बच्चे को टेंशन, पास वास के लिए तो हम लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम लोग तो सीधा पढ़ रहे हैं, सीधा 20+ हर सब्जेक्ट में करने की। ठीक है, 25 वाले में 20+ और 50 वाले में 45+। होम साइंस कह रहे हैं सर हम लाइव आते 3 बार लाइक कर देते हो, एक बार से ज्यादा जो लाइक करोगे वो मुझे अनलाइक कर दे रहे हो, एक ही बार लाइक करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे कभी नहीं बैक लगेगी, 11 नंबर से हो जाए तब तो मारोगे एकदम से खुराफात मचा दोगे। चलिए, भाषा के कितने रूप हैं कोई बताएगा बच्चा?
जी दुई दुई रूप खूब चिल्ला रहे हैं बच्चे, ठीक है, दो दो आ रहा है। देखो तो भाषा के कितने रूप हैं, दो रूप हैं, लिखित व मौखिक। आ गया समझ में? तो भाषा के सिर्फ दो ये रूप हैं, लिखित और मौखिक। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? देखो मैंने कल आपको बताया था देवनागरी लिपि के बारे में। देखो लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं, और हिंदी भाषा जो हमारी है वो किस लिपि में आती है? देवनागरी लिपि में आती है। अब देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके अति लघु उत्तरीय में भी पूछ लिया जाता है और ये आपके लघु उत्तरीय में भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना भाई मेरे, तबाही है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो, अरे तुम कहां से आ गए? देखो अब आओ इनको विशेषता देखते हैं। देखो देवनागरी लिपि की क्या विशेषता, सुनो ध्यान से। देवनागरी लिपि सुंदर तथा स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारी जो लिपि है, हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड है, इसमें हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरक्षित है। देवनागरी लिपि में हम हमेशा बाएं से दाहिने की तरफ लिखते हैं, याद रखिएगा। तो ये हमारी कुछ विशेषताएं हैं। और भी मैं आपको बता दूं कि देवनागरी लिपि में लिखने के लिए हम किसी भी शब्द के ऊपर सिरोरेखा लगाती है। देखो ये हमारी क्या है? ये हमारी सिरोरेखा है। क्या है? सिरोरेखा। इसी को ही हम लोग सिरोरेखा बोलते हैं। तो देवनागरी लिपि की एक विशेषता में और भी आ जाएगा कि जो भी शब्द लिखेंगे उन वर्णों को बांधने के लिए हम लोग एक ऊपर रेखा लगा देते हैं, जिसको हम सिरोरेखा कहते हैं। तो एक नंबर में आया तो दो तीन लाइन लिख दोगे, बहुत है, कि देवनागरी लिपि सुंदर तथा स्पष्ट है, हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरक्षित है, देवनागरी लिपि में हम हमेशा बाएं से दाहिने की तरफ लिखते हैं, देवनागरी लिपि में हम वर्णों को बांधने के लिए हम सिरोरेखा लगाते हैं। ठीक है ना भाई मेरे? बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल, देवनागरी लिपि में जैसे आप लिखते हो सेम वैसे ही आप पढ़ते हो। चलिए आगे बढ़े, हम लोग कर ले जाओगे एग्जाम में। चलिए अब आते हैं अति लघु उत्तरीय के लास्ट क्वेश्चन पर। इसको करने से पहले हम थोड़ा सा ये भी बता दें, क्योंकि बीच में आ गए थे तो इनको हमने हटा दिया था, नहीं तो पता लगेगा ये वाले शिवम सर गुस्सा हो जाएंगे, ये वाले शिवम सर तो नहीं गुस्सा होंगे। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ना है, अभी आपके पास में कम से कम मान के चलिए 35 से 40 दिन आपके पास एग्जाम में है। तो अगर आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप जितने भी प्यारे साथियों, अगर आपको लग रहा है आपकी संस्कृत कमजोर है, आपकी मैथ कमजोर है, आपकी कंप्यूटर कमजोर है, आपकी साइंस कमजोर है, तो अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है तो आप लोग तुरंत परीक्षावीर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मात्र 149 रुपए में आपको बैच दी जा रही है, जिसमें आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो तुरंत के तुरंत जाकर आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करके 149 रुपए में आप बैच को ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है, कोई भी साथी हमारा ऐसा है जो खुद गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नहीं चलाता है, या उसको कोई भी अनुभव नहीं है किसी भी बैच को लेने के लिए, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, 9792202837। इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा और उस पे व्हाट्सअप पर आपको लिखना है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। तो वहां पर एक क्यूआर कोड आपको मैं दे दूंगा, तो आप उस पर 149 रुपए पे कर दीजिएगा और आपका जो बैच है वो आपका इनेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। ठीक है, इससे ज्यादा हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को भी लग रहा होगा कि हम तो ले लिए सर, हमको कहा डेली डेली आप बताते हैं। जो नहीं लिए हैं आप उनको बताइए, तो जो नहीं लिए हैं उनको हमने बता दिया अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब आता है एग्जाम में अर्ध स्वर किसे कहते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। स्वर का नाम सुना, व्यंजन का नाम सुना, अब ये अर्ध स्वर कहां से आ गया, आधा स्वर कहां से आ गया, बताइए जी। कुछ लोग कह रहे हैं या और वाह अर्ध स्वर है, बिल्कुल है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को पता है या और वाह है। जी चलिए बढ़े आगे की तरफ। चलिए अर्धस्वर किसे कहते हैं, अब सुनो यहां पर ध्यान से। देखो अर्धस्वर क्या होता है, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिखिए इनके बोलने से मुख्य द्वार बहुत सकरा हो जाता है और हवा स्वर की भांति बीच से निकल जाती है। यानी कि स्वर जैसे आप बोलते हो वैसे ही जब आप इन शब्दों को बोलोगे तो जो आपका मुख्य द्वार होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत सकरा हो जाएगा। सकरा का मतलब बहुत ही पतला हो जाएगा। ठीक है, बहुत सकरा हो जाएगा, मैं पतला नहीं बोलूंगा, बहुत ही सकरा हो जाता है और हवा स्वर की भांति बीच से निकल जाती है, जैसे या और वा। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में सिर्फ 2 ही अर्ध स्वर होते हैं जिनको हम या और वा कहते हैं। याद रखिएगा सिर्फ 2 ही स्वर हैं हमारे पास। ठीक है ना भाई मेरे?
चलिए आ गया भाई समझ में। चलिए तो अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो इनके बोलने से मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है और हवा स्वर की भांति बीच से निकल जाती है, जैसे या और वाह। आते हैं अब हमारा आ गया लघु उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय आपके खत्म। जैसे ही आप 12वें नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे आपको वहां पर मिलेगा लघु उत्तरीय। ठीक है, क्या मिलेगा, लघु उत्तरीय। अब लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन आ गया है कि वर्णों को लिखते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की प्रबल संभावना। अरविंद चौधरी कह रहे हैं सर विज्ञान को चैप्टर वाइज पढ़ाई। अरविंद जी अगर आपने ऐप पर बैच लिया होगा तो वहां पर चैप्टर वाइज ही है, हर एक चैप्टर वाइज आपको मिलेगा वहां पर। हाँ शिवानी जी परिभाषा लिखनी पड़ेगी, परिभाषा जरूर लिखना। केवल या और वाह लिखोगे। अगर ये पूछेगा कि अर्धस्वर कौन कौन होते हैं तो उस कंडीशन में आप या और वाह लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये पूछ रहा है कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, अर्धस्वर की परिभाषा क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब वर्णों को लिखते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो तो वर्णों हिंदी लेखन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 1, हिंदी लिखते समय शब्दों की बनावट का विशेष ध्यान रखें। उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार आकार नहीं देना चाहिए, उन्हें उनकी बनावट के अनुसार ही बनाया जाना चाहिए। यानी कि अब जैसे मान लो मुझे का लिखना है तो का भाई ऐसे ही तो होता है। अब कुछ लोग इसको अपने हिसाब से ऐसे ऐसे का लिख दो भाई, तो वो घोंचा घांची तुम खुद कर लो, वो तो अलग की चीज होती है, डॉक्टरी भाषा तुम लिख दो। बट जो का होता है, जो उसका एक्चुअल जो शेप होता है, आपको उसी शेप में आपको लिखना होता है। ठीक है, तो हिंदी लिखते समय शब्दों की बनावट का विशेष ध्यान रखें। उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार आकार नहीं देना चाहिए, उन्हें उनकी बनावट के अनुसार ही बनाया जाना चाहिए। क्लियर है ना भाई मेरे यहां तक जी, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा ना कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे है हिंदी लिखने में शब्दों को एक सीधी रेखा में लिखना चाहिए। ठीक है, सीधी रेखा में आपको हिंदी लिखनी चाहिए। थर्ड में आ जाओ, तीसरा है कि हिंदी लेखन में शब्दों के ऊपर लाइन से मिलाकर तथा नीचे वाली लाइन से थोड़ा हटाकर लिखना चाहिए। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये बता रहा है कि ऊपर वाली लाइन से थोड़ा मिलाकर और नीचे वाली से थोड़ा हटाकर लिखना चाहिए। हिंदी लिखने में शब्दों के बीच गैप एक समान अनुपात में रखें, कहीं ज्यादा व कहीं कम ना लिखें। जैसे आपको मान लीजिए मेरा नाम लिखना है, शिवम आपको नाम लिखना है, तो यहां पर वा और माँ में बराबर गैप रखना है। ये नहीं कि सी और वा यहां हो गया और माँ यहां हो गया, ऐसा लिखोगे तो देखने में भी वो बहुत ही खराब लगेगा। बाकी इसमें आप अपने हिसाब से जितने भी पॉइंट ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर सकते हो कि शब्दों को लिखते समय ज्यादा हमको काटना पीटना नहीं है, बिल्कुल सुंदर व स्वच्छ लिखना है, साफ साफ लिखना है। ये तुम अपने दिमाग से अच्छे से लिख सकते हो। मैंने क्या बोला है कि अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय इन दोनों में आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना होता है, लेकिन जब आप लघु उत्तरीय में आ जाइएगा तो आप मिलता जुलता जितनी भी चीजें आप चाहो आप उतना वहां पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, आयुषी जी बहुत बढ़िया, फूलमती, गरिमा, मनु, अखिलेश, देवकी, धीरज, प्रिया, ठीक है बहुत बढ़िया। मयंक कह रहे हैं एग्जाम कब तक होगा। भाई ये सवाल मुझे बहुत परेशान करता है, मैं सच बता रहा हूँ। एग्जाम कब तक होगा ना, ये अगर मुझसे कोई भी पूछता है सर एग्जाम में, मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है। यार पढ़ाई कर लो। मैंने इस पर कई सारे वीडियो बनाया है, बहुत सारी वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने ये कहा है कि 5 जून से लेकर के 5 जुलाई के बीच में संभावना है परीक्षा होने की। ठीक है, अब उसी में कोई बता रहा है अगस्त में, कोई बता रहा है सितंबर में, कोई बता रहा है दिसंबर में, कोई बता रहा है फरवरी में। ठीक है, अब भाई वो तो पीएनपी है, उसके मूड के ऊपर है। पता लगे भाई सो गए भांग वांग खा के तो हम उसका क्या जाने भैया। लेकिन एग्जाम की जो एक्चुअल डेट होती है, अगर हम पिछले 3-4 साल की बात करें, भाई 2020-21 में तो शायद प्रमोट कर दिए गए थे लोग, तो तब की तो बात ही कुछ नहीं थी। लेकिन पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल आपकी जो पेपर हुआ था वो 3 जुलाई को हुआ था। अब उसी के आसपास में पेपर होगा, चाहे 2-3 दिन पहले हो चाहे 2-3 दिन बाद में। ठीक है, चलिए तो कर ले जाओगे ना। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि वर्णों को लिखते समय क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, सभी लोग पढ़ाई करते रहो, चाहे जिस दिन हो जाए पेपर,
तुमको बस करना क्या है पेपर के लिए, अपने स्कूल में जाकर एडमिट कार्ड लेना और 2 पेन लेना है ऐसे तलवार एकदम से, और पहुंचते तुरंत है, कुछ करना नहीं बस लिखने लगना एग्जाम में, और कह देना सीएम सर के छात्र हैं, एकदम तबाही मचाने आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ये लो, गरिमा कह रहे हैं इस बार भी प्रमोट हो जाएं। बहुत पिटोगी, पढ़ लियो अच्छे से, जाओ नंबर दो, पेपर दो, नंबर लो। आशी करें 26, 27, 28 डेट है गूगल पे, वो खाली बेवकूफ बना रहा है, कुछ भी अभी डेट नहीं है ये। जिस दिन भी डेट आएगी, तुमको सच बता रहे हैं, सबसे पहले मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी, तुम परेशान मत होना, जैसे ही डेट आएगी मैं तुरंत बताऊंगा, तुम परेशान ना हो। ठीक है, चलिए 2 पेन ले लेना एकदम से, 3-3 रुपए, अच्छा 3 में नहीं आती ना, शायद महंगी हो गई है, 3-3 रुपए वाली 2 पेन लेना बढ़िया से, उसको ऐसे ऐसे रगड़ के लेके जाना कि एकदम से आग उगले तुम्हारा पेन वहां पे पहुंचने के बाद, तबाही मचा देना तुरंत है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करना, प्रश्नोत्तर नंबर 1, आंसर नंबर बी, प्रश्नोत्तर नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए, और तुरंत दिमाग में आएगा कि भाई इसको कल ये पढ़े हैं, एकदम तबाही मचा देना एग्जाम में। चलिए ठीक है, तो कर ले जाओगे ये क्वेश्चन। आ जाइए, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, श्रुत लेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अरे खराब हो गई पेन अगर पेन खराब हो गई तो वहां पे पेन मिल जाएगी, क्योंकि सभी नहीं लिख रहे होंगे। तुम डीएलएड में जब पेपर देने जाना, सब नहीं लिखते हैं वहां पे, बस 2-4 लोग लिखते हैं, बाकी सब बैठे रहते हैं। सब लिख देंगे तो ये जो 80% लोग फेल होते हैं ये कहां से आएंगे, सब थोड़ी ना लिखते हैं। वैसे पेन 3-4 लेकर जाना, कम से कम 3-4 पेन, अरे लग जाना, 2-3 पेन ले जाना काली, 2-3 ले जाना नीली वाली पेन, और एकदम झोंक के लिखना, क्या दिक्कत है। चलिए ठीक है, अच्छा देखो, श्रुत लेख के बारे में हमने आपको बताया था कि अगर कोई चीज कोई बोल रहा, मान लो कोई टीचर है क्लास में और वो बोल रहा है कि लिखो राम एक अच्छा लड़का है, अब टीचर ने बोला राम एक अच्छा लड़का है, और बच्चे उनको सुनकर कॉपी में लिख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं श्रुत लेख। क्या बोलते हैं? श्रुत लेख। चलो इनको देखते हैं क्या है। जी भैया देखो, श्रुत लेख क्या है, तो श्रुत लेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना। जब कोई बच्चा किसी भी बात को सुनकर उसे अपने कॉपी पर लिखता है तो उसे हम श्रुत लेख कहते हैं। अब आपके एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रुत लेख किसे कहते हैं, तो तुम सीधा बता सकते हो कि जब कोई बच्चा किसी भी चीज को सुनकर अपने कॉपी पर लिखता है तो उसे हम लोग श्रुत लेख कहते हैं। समझ में आ गई बात। और दूसरा हो जाएगा महत्व। ठीक है, इसका महत्व क्या है, श्रुत लेख का महत्व क्या, सुनिए ध्यान से। तो श्रुत लेख से श्रवण लेखन कौशल का अधिक विकास होता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो चीजों को बहुत अच्छे से सुनते हैं, उनको समझ में आता है कि टीचर क्या बोल रहे हैं। श्रुत लेख का अर्थ सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखना होता है, जिसे इमला भी कहते हैं। अरे यार, बहुत दिन बाद ये नाम हमको सुनने मिला है। आप लोगों ने देखो, अगर बचपन में गुरुजी इमला बोलते थे और हम लोग इमला को लिखते थे, तो गुरुजी जब 10 इमला बोलते थे तो कोई बच्चा अच्छा होता था तो उसके 10 सही होते थे, कोई नहीं अच्छा होता था तो उसके 3-4 सही होते थे, किसी के 5 सही होते थे। तो इमला का नाम आप सुने हो कभी? कितने लोग इमला का नाम सुने हो? जल्दी बताओ, यस लिखो। कितने लोग हो जो इमला का नाम सुने हो? जी ठीक है, सभी लोग सुने हैं इमला। ठीक है, तो इसे सुनकर लिखने की कुशलता का विकास होता है। श्रुत लेख लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है, परंतु इसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जाता है। यानी श्रुत लेख जो होता है ये लेखन कौशल का विकास करता है, लेकिन इससे आप लोग क्या करते हो कि भैया सुनने का भी आपका जो है विकास हो जाता है। सब लोग पढ़े, कुछ लोग नो कह रहे हैं, तो भैया तुम इंग्लिश मीडियम वाले होंगे। जो लोग नो कह रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, हम लोग शुद्ध हिंदी मीडियम वाले हैं, तो हम लोग इमला बहुत लिखे हैं और कूटे भी बहुत गए, ये तुमको बता दें। जितने हिंदी मीडियम वाले, इमला जब बोला जाता था तो कुटाई भी बहुत ज्यादा होता था, और ऐसा ऐसा जबरदस्त जबरदस्त इमला गुरुजी बोलते थे कि 2-4 तो गलते हो जाता था, और उसी में वो सब कुछ जितनी कसर होती थी ना वो निकाल लेते थे। चलिए, घर में उनकी लड़ाई होती थी अपनी संगिनी से, और यहां पर आकर गुस्सा वो निकाल देते थे तुरंत 2 मिनट में, और इतना कूट देते थे कि कंफ्यूजन रहती थी कि भैया हम मारे कैसे गए। ठीक है ना, चलिए ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, उनके नाम लिखे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 2 नंबर का। जी बहुत बढ़िया।
जी बहुत बढ़िया। जी जी जी। चलिए करें आगे। चलिए, तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, आप सुनो ध्यान से। ऊष्म व्यंजन बहुत बताया है कि अगर हम किसी व्यंजन को बोलें और हमारे मुंह से वो रगड़ खाते हुए निकले, यानी कि उसमें ऊष्मा निकले, तो उसी को हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। चलो पढ़ लेते हैं इनको ध्यान से। देखो ध्यान से भैया, जिन वर्णों के उच्चारण में, अरे कहां चले गए, इधर आ जाओ। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म, ये ऊष्म होना चाहिए, इसमें ऊष्म मिलेगा, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। हो सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए, अरे यारा लावा ऊष्म नहीं होता है, यारा लावा अंतास्त होता है। कोई यारा लावा बता रहा है, पता नहीं कौन। ठीक है, तो याद रखिए, अगर एग्जाम में ऊष्म व्यंजन पूछेगा तो याद रखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, उन्हें हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया गया संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, तो भी आप बता दीजिएगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, उन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और संघर्षी व्यंजन आपके क्या है, सा, पेटचिरवा वाला सा और हा। अभी कुछ लोग कहेंगे, कितने लोग पेटचिरवा वाला सा सुने हो कि नहीं सुने हो? हम लोग हिंदी मीडियम वाले सुने हैं, इसको बोलते हैं पेटचिरवा वाला सा। अजीब अजीब चीजें हम लोग सुने हैं। चलिए नेक्स्ट, कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक के चिन्ह लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15। जी बिल्कुल शिवानी जी, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से लाइक कर दो, इसी क्वेश्चन में 500 लाइक कंप्लीट करा दो सभी लोग, जितने भी प्यारे साथी हो। अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में कि हाँ बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ रहा है, जैसे लग ही नहीं रहा है हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, मतलब इतने शांत इतने आसान शब्दों में आपको मैं चीजें समझा दूंगा ना कि आप लोग धुआं धुआं कर दोगे एग्जाम में। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी बातें सब कुछ समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है, तो आप प्लीज आप लोग लाइक कर दो। और मैं चाहता हूं कि इसी कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक के चिन्ह लिखिए, इसी में 500 लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है, तभी हम जानेंगे कि तुम लोग बहुत ज्यादा जो है पसंद कर रहे हो क्लास को, ठीक है। चलिए देखते हैं कारक किसे कहते हैं। अब देखो यहां पर क्रिया के द्वारा प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके संस्कृत में भी आता है, कारक किसे कहते हैं, ये आपके हिंदी में भी आता है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कारक किसे कहते हैं, तो क्रिया के द्वारा प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं कि क्रिया के द्वारा प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं, कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसका चिन्ह ने होता है, यानी कर्ता कारक का जो चिन्ह पूछा था वो क्या था, ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव अधिकरण में पर, ठीक है। नेहा कह रही है कांग्रेचुलेशन सर, हमारी यूटी फैमिली 500 के पार हो गई, 500 के पार हो गई, अच्छा हाँ लाइव में, अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे बना रहे, फर्स्ट सेमेस्टर तुम्हारा बिल्कुल उड़वा देंगे, सेकंड सेमेस्टर में तबाही मचा देंगे, थर्ड सेमेस्टर आते आते तो हम लोग खुद जो है एकदम तबाही की तरफ बढ़ेंगे, मतलब खुद नहीं तबाही की तरफ बढ़ेंगे, तबाह करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। और फोर्थ सेमेस्टर आते आते जो माता रानी ने चाहा तो नौकरी आएगी और हम लोग सबसे पहले नौकरी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एकदम तबाही जैसे निकलना है हम लोगों को। फूड ही सॉल कह रहे हैं कि सर बीजेपी और कांग्रेस में कौन जीतेगा। यार इन सब कंट्रोवर्सी से दूर रहो यार, बीजेपी जीतेगी कांग्रेस जीतेगी, यार हमारे घर में तो पता ही नहीं कि हमारे पापा किसको वोट देकर आए हैं, हम जाते हैं किसी और को वोट देने, पापा दे आते हैं किसी और का, अपने घर का पता ही नहीं कौन कहां वोट दे रहा, हम कहा यहां पर ओपिनियन पोल दें यार। चलिए ये राजनीति वाजनीति के चक्कर में ना पड़ोगे यार, युद्ध हो जाती है राजनीति वाजनीति के चक्कर में।
ऐसे ऐसे लोग ज्ञान देते हैं मतलब राजनीति पर, जिनके खुद घर में नहीं पता होता है। 10 वोट होता है तो 5 जगह जाता है, पता लगता है कि सबको दे देते हैं। ये सब हम लोग देखो राजनीति में तब पढ़ो ना जब फायदा हो उससे। हाँ ये जरूर है कि हाँ लोगों को जरूर जागरूक करो कि अगर हाँ शिक्षा के लिए कौन क्या कर रहा है, छात्रों के लिए कौन क्या कर रहा है, क्या क्या चीज जागरूक जरूर करो लोगों को। लेकिन बहुत लोग होते हैं ना युद्ध कर लेते हैं यार, मतलब कालर पकड़ौर हो जाता है। और दुई लोग ऐसे युद्ध लड़ते हैं कि दोनों जने सेम अस्पताल में रहते हैं और उनको देखने कोई पार्टी वाला नहीं आता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट विवरण चिन्ह को उदाहरण से समझाए। देखो भाई मेरे, मैंने एक बात बताया है, देखो जो लोग ऐप पर जुड़े हैं वहां पर मैंने चिन्ह की क्लास मैंने करवाई है, आप उन क्लास को जरूर कर लीजिए। जो लोग ऐप पर नहीं जुड़े हैं आप कहीं भी जाकर चिन्ह वाली क्लास कर लीजिए। चिन्ह से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, वो प्रश्नवाचक भी पूछ सकते हैं, अल्प विराम, उप विराम, अर्ध विराम, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कुछ भी पूछ सकते हैं। चिन्ह के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू विलेज जी, बेस्ट क्लासेस फॉर डेलर, थैंक यू सो मच। मनीषा कह रहे हैं सर हम नेति बनेंगे आगे चल के। नेति नहीं होता है मनीषा जी, नेत्री होता है, पहले याद रखना। जो नेता होता है ये पुल्लिंग होता है। देखो आपको आगे चलकर नेति नहीं बनना, अगर कोई कहेगा तो आप ये कहना कि आगे चलकर हमको नेत्री बनना है। नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है, याद रखिएगा। चलिए हो गया। अगला तो विवरण चिन्ह। देखो विवरण चिन्ह का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा महावीर स्वामी, सुनिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी के आगे हमने विवरण चिन्ह लगाया। इसका मतलब कि अब हम आगे जो भी चीज लिखेंगे वो महावीर स्वामी को हम एक्सप्लेन करेंगे, महावीर स्वामी के बारे में हम सारी चीजों को देखेंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तो इसको हम लोग बोलते हैं विवरण चिन्ह। क्लियर है? चलिए चलिए ठीक है। इतने दुष्ट हो गए हो यार तुम लोग, तुमको इतना मारेंगे किसी दिन हैं। कोई नेताइन बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। चलिए ठीक है, आइए विवरण को देखते हैं। पढ़ाई छोड़ के सब नौटंकी है तुम लोगों के पास में। देखो विवरण चिन्ह पे आते हैं, पढ़ लो थोड़ा सा, 2 नंबर में आएगा। किसी विषय को समझने के लिए अथवा निर्देश के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर हाँ एक चीज और हो सकता है, आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि विवरण चिन्ह क्या है, तो आप विवरण चिन्ह याद रखिएगा, ये विवरण चिन्ह होता है। ठीक है ना भाई मेरे जी? किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ना हम लोग विवरण चिन्ह को प्रयोग करते हैं। तो किसी विषय को समझने के लिए अथवा निर्देश के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुरुषार्थ 4 हैं, कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये मतलब मैंने एग्जाम्पल दिया, यहाँ पूछेगा नहीं आपके एग्जाम में पुरुषार्थ कितने होते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। जैसे पुरुषार्थ 4 हैं तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने विवरण चिन्ह लगाया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए, तो यहां पर हम लोग चीजें लिख देते हैं। तो व्याख्या करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना भाई मेरे? ठीक है नैना जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आमिर खान। ठीक है, सभी को आ रहा है ना समझ में भैया? ठीक है। रोमियो कह रहे हैं सर इतने क्लास देखे पर आपके जैसा कोई नहीं पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप सर। थैंक यू सो मच रोमियो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे की तरफ बढ़े हम। तो ये हमारा विवरण चिन्ह हो गया, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कलम पकड़ने की विधि क्या होनी चाहिए? देखो कितना बढ़िया, देखो कलम पकड़ने की विधि आएगी। और अगर तुम लोग एग्जाम में यहू ना लिख पाओ तो यार क्या फायदा है, कुछ मतलब थोड़ी बनेगा। तो कलम पकड़ने की विधि आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम आज सोचे थे कि 500 लाइक आज हम कंप्लीट करवा देंगे अपने लाइव क्लास में, आज हम इतना अच्छा पढ़ाएंगे। क्या नहीं पूरा हो गया हमारा 500 लाइक का टारगेट है? नहीं पूरा होगा, नहीं पूरा होगा तो फिर समझ लेना। चलिए कलम पकड़ने की विधि क्या होनी चाहिए? जल्दी से लाइक करो, 500 लाइक अगर हो जाएगा तो आपको हम लड्डू खिलाएंगे। ठीक है चलिए, कलम पकड़ने की विधि क्या होनी चाहिए? तो बच्चों को इस प्रकार कलम पकड़ने का ढंग बताया जाए कि लिखते समय कलम
अंगूठे और उंगली के बीच आ जाइए। देखो कलम, ये मान लो मेरी कलम है, ये अंगूठा है, ये उंगली है, इनके बीच में आ गई, ये होता है कलम पकड़ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो के बीच आ जाए। पहला है कि पेन को हल्के से टिप के करीब 1/3 दूरी पर पकड़ें, यानी कि जो कलम होता है उसका टिप के क्या होता है, टिप के करीब 1/3 दूरी पर पकड़ें। देखो पढ़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने हाथ के हील को पेज पर टिकाएं, यानी जो हाथ होता है उसको पेज पर हमको क्या होता है, टिकाना। अब दूर से थोड़ी लिखना कि ऐसे ऐसे लिख रहे हो, ऐसे जलेबी बना रहे हो, नहीं भाई, आपको क्या करना है, ये वाला जो हाथ होता है इसको आप पेज पे रखते हो कि नहीं रखते हो, रखना पड़ता है ताकि बैलेंस बना रहे। पेन को अपनी मिडिल फिंगर से टिप के करीब 1/3 दूरी पर पकड़े, सीधे बैठे और अपने पैरों को फर्श पर टिका कर रखे। कभी भी अगर आपको किसी भी चीज को लिखना है तो आप बैठकर अपनी इस कोहनी को यहां पे मिलाकर इस हाथ को पेज पर रखकर आराम से आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि टिकट काट रहे हो, टिकट 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 और खड़े होकर ऐसे ऐसे जलेबी बना रहे हो, फिर आप लिख तो लोगे बट वो अच्छी लिखावट नहीं कही जाएगी। समझ में आ गई बात? चलिए जी शेखर जी, मोहम्मद अजमेरी सर आप कहां से हो? आई एम फ्रॉम गोंडा डिस्ट्रिक्ट। हो गया? चलिए यार, तुम लोग जब ये पूछते हो आप कहां से हो ना, मैं सच बता रहा हूं मैं डर जाता हूं। डर इसलिए जाता हूं कहीं तुम लोग सुपारी उपारी तो नहीं दे दियो किसी को, है कि सर को निपटा दो जाके, बहुत ही डर लगता है। इसलिए भैया हम नहीं बताते हैं सही लोकेशन। वैसे गोंडा वाले वैसे तबाही हैं, क्या ही बताएं आपको जी। ये यूपी वाले हैं भैया, यूपी वाले। 500 लाइक हो जाएगा वो लड्डू मिल जाएगा अभी जस्ट। अरे प्रिया जी, मेरी इंग्लिश बहुत तबाही है, हमारी इंग्लिश अंग्रेजों नहीं समझ पाते हैं। चलिए नेक्स्ट करें, आ जाइए। कविता शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? देखो भैया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। प्रमोद करें सर जी 273201 पिन नंबर। अरे नहीं 500 पूरा हम तुरंत अभी बता रहे हैं आपको कहां से लड्डू मिलेगा यार, क्या बात करो, हमको ऐसे हल्के में ले रहे हो आप लोग हैं? 500 कंप्लीट तो कराओ, अभी तुरंत बता रहे हैं लड्डू कहां मिलेगा। तो कविता शिक्षण के, अरे भैया ना जाओ, कविता शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं बताइए। अब कविता शिक्षण क्यों जरूरी है ये बताओ पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी बताओ। बताओ कविता शिक्षण क्यों जरूरी है? तो भैया कविता शिक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है सुनो ध्यान से, कविता शिक्षण क्यों जरूरी है सुनो ध्यान से। कौन कौन से उद्देश्य सुनो। उचित स्वर तथा प्रवाह के साथ कविता पाठन की क्षमता पैदा करना। पठान लिखा हुआ है इसको हटाओ, क्या हो जाएगा पाठन। पाठन यानी कि उचित स्वर तथा प्रवाह के साथ कविता पाठन की क्षमता पैदा करना। अगर कोई बच्चा कविता को पढ़ना सीख गया तो समझ जाइए कि उसकी पढ़ने की क्षमता का विकास हो चुका है, क्योंकि कविता को पढ़ने के लिए बहुत अच्छे तरीके से लय और तुक की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना भाई मेरे? चलिए चलिए हो गया यहां तक। चलिए नेक्स्ट, किसी कवि के भाव और शैली से छात्रों को परिचित कराना। यानी अगर कोई कवि है वो क्या कहना चाह रहा है, उसका भाव क्या है, उन सभी चीजों के बारे में क्या होता है उनको परिचित कराना। तीसरा है छात्रों में इतनी क्षमता पैदा करना कि जिससे वह काव्य के सौंदर्य को परख सके। समझ में आ गई बात? और चौथा है छात्रों में कविता के भाव समझ सकने की क्षमता पैदा करना। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि कविता शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य बताइए, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है ना भाई मेरे? चलिए जी बहुत बढ़िया। गुड़िया कह रहे हैं 500 लाइक हो गया। तो देखो भाई मैं अपने वादे से मुकरता नहीं हूं, ठीक है। अगर 500 लाइक हो गया है तो आप सभी लोगों को लड्डू ही नहीं, जो भी मिठाई आपको खानी है, रसगुल्ला, काजू कतली, राजभोग, जो भी मिठाई आप लोगों को खानी है, आप सभी लोग अपने घर के नजदीकी मिष्ठान भंडार पे जाएं। आप हमारा नाम ले सकते हैं कि मुझे शिवम सर ने भेजा है, लेकिन शर्त यह है कि आपको पैसे वहां पे देने पड़ेंगे, ठीक है।
वहां पर सिर्फ शिवम सर का नाम लेने से आपको लड्डू नहीं मिलेगा। तो आप अपने नजदीकी मिष्ठान भंडार पे जाकर आप मेरा नाम लेकर के आप कह दीजिएगा कि सर के 500 लाइक होने की खुशी पर हम यहां पर लड्डू खाने आए हैं, लेकिन जितना दाम बनेगा आप उनको जरूर दे दीजिएगा, ठीक है? नहीं तो गरीबों की आय लगेगी और आपको पेपर भी देना है, ठीक है? चलिए ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से बताओ आप लोग, बिल्कुल धुआं धुआं कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अब तुम खुद सोचो कि अगर मैंने 18 क्वेश्चन को 50 मिनट में हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है, जबकि मैंने तुम्हें समझाया भी है, हम लोगों ने पढ़ा भी है, हंसी मजाक भी चलती रही है बीच बीच में, और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद भी आप लोगों को देखो 50 मिनट में क्वेश्चन हो गया है। अब तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन को खाली देखना होगा और उड़ाना होगा, तो सोचो कितना टाइम से आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है ना भाई मेरे? शिवानी कह रही हमको पता था सर यही बोलेंगे। नारायण जी कंप्यूटर की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं सर बहुत चालाक हैं। अरे बिल्कुल लड्डू खिलाएंगे, जब अपनी शादी में बुलाएंगे ना तो शादी में जरूर आना, फिर तुमको लड्डू खिलाएंगे। और हाँ, जो लोग ऐप पर क्लास नहीं ले रहे हो, आप लोग जाकर परीक्षा वीर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अच्छे तरीके से देखो, मेरी क्लास में तुम बोर कभी नहीं होगे, क्योंकि मेरी क्लास में सब कुछ चलेगा, पढ़ाई धुआं धुआं चलेगी। इतने अच्छे से हम लोग पढ़े, बातचीत भी किए, हर एक टॉपिक पे बात किए, जबरदस्त क्वेश्चन भी मैंने आपको समझाया, और 50-55 मिनट के अंदर हम लोगों ने पूरी क्लास को एकदम से खत्म कर दिया। ठीक है जी शिवानी जी। नारायण कह रहे कंप्यूटर की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको कंप्यूटर की क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी जितने भी प्यारे साथी हैं, आप लोग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जिन्होंने नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग अपनी 9:30 बजे वाली क्लास में। आज हम लोग वहां पर पढ़ेंगे महाजनपद काल। एसएसटी की क्लास में आज बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लोगों का टॉपिक है महाजनपद काल, जिसमें हम लोग सिकंदर का युद्ध, साथ ही साथ हम लोग मगध शासन, हर्यक वंश, इन सब के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग, जितने भी लोग हो, सभी लोग जरूर जुड़िए। मिलते हैं हम लोग 9:30 बजे अपनी ऐप वाली क्लास पे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।